उनके ऊपर सवाल आ रहे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। 3 दिन बाद में जनता तो पूछेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर जी आपका सरकार रिजाइन करेंगे? तो 30 तारीख आने वाली है, सिचुएशन वैसी की वैसी है। कुछ मत बोलो, गड़बड़ आ जाएगा। क्या है, सबको डराता है। इसमें मोर देन इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। इट इज नॉट इमरजेंसी, इट इज सुपर इमरजेंसी इज गोइंग ऑन। मुद्दा भी वही, तेवर भी वही, लेकिन कई किरदार बदल गए हैं। आप ये नहीं भूले होंगे कि संसद और संसद के बाहर किस तरह विपक्षी दलों ने नोटबंदी का विरोध किया था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में विपक्षी एकता की पोल खुल गई। कांग्रेस की ओर से नोटबंदी और भ्रष्टाचार पर साझी स्ट्रैटेजी तय करने के लिए बुलाई गई बैठक में कई चेहरे नदारद थे। इस बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और कुछ छोटे दल तो शामिल हुए, लेकिन बीएसपी, एसपी, जेडीयू और वामपंथी पार्टियां बैठक में शामिल नहीं हुई। हालांकि ममता बनर्जी ने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम लोग एक कॉमन मिनिमम एजेंडा प्रोग्राम बनाएंगे डीमोनेटाइजेशन और करप्शन इशू पे, जिसमें एक साथ में इकट्ठा होकर और पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में है उसका ओपिनियन लेके हम एक साथ में काम कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। उधर सरकार विपक्षी दलों में फूट के बहाने कांग्रेस पर तंज कसने का मौका नहीं चूकी। जो गुब्बारा विपक्ष की यूनिटी का फटा है, ये जल्दी ही कांग्रेस पार्टी की हैसियत को और स्पष्ट करेगा। बीजेपी का खुश होना तो बनता है, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करने की ये कोशिश कारगर होती नहीं दिखी। उल्टे उनके मतभेद और सामने आ गए। क्या ये छोटी पार्टियों के बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा है जो उन्हें एक नहीं होने दे रही, या इसकी वजह यह है कि कुछ पार्टियां समझ गई हैं कि अब नोटबंदी के मसले को तूल देने से फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि विपक्षी एकता के रास्ते में अभी कई रोड़े हैं, और ये बीजेपी के लिए सुकून की बात है। तो आवाज अड्डा पर आज हम पूछ रहे हैं कि क्या अब भी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप 51818 पर SMS करके भी अपनी राय दे सकते हैं। तो आवाज अड्डा पर आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन, राष्ट्रीय जनता दल के महामंत्री सनोज यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता PL पूनिया, साथ ही हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। PL पूनिया साहब, स्वाभाविक रूप से पहला सवाल आपके पास ही जाता है। अगर आज की पिक्चर कुछ और होती तो मैं आपसे पूछता कि कैसे कर लेते हैं आप, लेकिन शायद मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आपसे ना हो पाएगा। क्या समझते हैं आप कि क्यों आप नहीं कर पाए राहुल जी, या कांग्रेस सबको साथ लाने में क्यों विफल हो गए? देखिए, अपनी अपनी समझ का फर्क है। कोई भी दल, राजनीतिक दल ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, उनके एक साथ जो समर्थक दल हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी सभी तो जो जिस तरीके से आम आदमी को, गरीबों को, किसानों को तकलीफ हो रही है उसका सब पार्टी विरोध कर रही है। तो वो क्या अपने में एकता नहीं है? जरूरी नहीं है कि एक मंच पे आके सब लोग एक आवाज उठाने लगे। कोशिश तो यही थी, कोई आवश्यकता नहीं, कोशिश थी, वो नहीं हो पाई पूरी। मैं नहीं कह रहा सभी विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कोशिश थी, आप सबको साथ लाए, आप कोशिश में विफल हो गए। किस चीज की कोशिश? भाई आमंत्रित किया जाता है, किसी को सुविधा होती है आने की, किसी को नहीं होती है, तो इसमें कौन कोशिश की? असफल होने की कौन बात है? भाई हम थे, टीएमसी थी, और भी राजनीतिक दल थे, आरजेडी थे, कोई कम हैसियत के लोग थोड़ी हैं। जो जिनको सुविधा हुई वो पहुंचे, ऐसा नहीं है सर, नहीं आ सकते थे। देखिए एक समझने की बात है। कल बहुत से दल ऐसे हैं, कह रहा हूं कि देखिए हम कल जो कुछ पार्टियां थी उनका कहना था साफ साफ, बीएसपी थी या दूसरी पार्टियां, कि आप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप बताएंगे तो सही, उनको कार्यक्रम तो बताएंगे, एजेंडा तो बताएंगे, या सीधे कहेंगे कि ये समय है, ये वक्त है, आ जाइए, इस तरह की बातें आई। यानी आना चाहते थे, शायद जुटते आपके साथ, लेकिन जो तरीका आपने अपनाया उस पर सहमत नहीं हुए सब। देखिए, उसमें किसी को भी जो सरकार अपना समझ रही है, खुश हो रही है, उसको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश इसके खिलाफ है। जितना
नीचे से लेके गांव में। नहीं, वो समझ गया वो मैं समझा। नहीं पुनिया साहब, जो मैंने पूछा कि आपने जो आपके ऊपर आपके साथियों ने ही आरोप लगाया कि आपने उनको बताया नहीं, ये बताइए आप। समझ लीजिए, लेकिन ये भी समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा देश खिलाफ है, सारे राजनीतिक दल खिलाफ हैं और जो समस्याओं का हल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, टलता हुआ नहीं दे। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बताएं क्या जी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल आपके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आपने उनको जी, क्या मैं जवाब दूं? नहीं, एक मिनट सर, आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट आ रहा हूं। आपके सहयोगियों ने आरोप लगाया कि आपने उन्हें अपने विश्वास में ही नहीं लिया। अब वो जिस तरीके से चाहते हैं उनको आगे साथ लिए जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कि जिस अपनी तरीके से उनको आमंत्रित किया, बुलाया, अगर नहीं आ पाए उनको और से बात की जाएगी, आगे उसका समाधान। अब आपने आगे की बात की, ठीक है, आपने आगे की बात कही। यहां पर हमारे साथ आरजेडी के सनोज यादव साहब हैं। कल से बिहार के अंदर महागठबंधन भी नोटबंदी का विरोध करना जा रहा है, कार्यकर्ता बैठेंगे जगह जगह पर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा, लालू यादव साहब ने कहा है बड़ी ईगो प्रॉब्लम हो गई है। आज ये आपके साथ आए, लेकिन कल के महागठबंधन के विरोध में न तो कांग्रेस साथ जा रही है, न आरजेडी साथ जा रही है, तो फिर अब कैसे कोई साथ आएगा आपके? देखिए, कल का जो महाधरना है, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो नोटबंदी के खिलाफ जो 50 दिन के समय मांगे थे, वो समय भी नजदीक आ चुका है, 2-3 दिन और बचा हुआ है। लेकिन जिस तरह से इस देश में और प्रदेश में पैसे के अभाव में लोगों को त्रहिमाम के सामना करना पड़ रहा है, उसके आम जनता को, किसान, मजदूर, ठेला रिक्शा चलाने वाले के दर्द की भावनाओं को राष्ट्रीय जनता दल ने समझा। तब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस आंदोलन का आगाज का उन्होंने संदेश दिया और स्वयं कल जो है राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी पटना के गर्दनी बाग पे धरना पर बैठेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का इसका खिलाफ। तो सनोज जी, हाँ बिल्कुल, सनोज जी, क्या आप थोड़े आहत हैं कि आप आज तो कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन अब कांग्रेस कल नहीं आ रही आपके पास? देखिए, विपक्ष के नेता के पास किसी साल का होगा कि नहीं होगा बाद में है, लेकिन इस नोटबंदी के खिलाफ में सभी विपक्ष एकजुट है। कुछ कारण कहाँ एकजुट है? कहाँ एकजुट है? कुछ लोग नहीं पहुंच पाए होंगे। कहाँ एकजुट है? आप बताएं ना। आज भी सिर्फ तो कांग्रेस बैठी और ममता जी बैठी और थोड़ी बहुत पार्टियां आ गई, आप पहुंचे। अब कल आपके ही कार्यक्रम में वो नहीं आ रहे। नहीं तो कौन समर्थन कर रहा है? कोई नहीं। धरना जो है हमारे नेता ने कहा कि जब हम रैली करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल जब नोटबंदी के खिलाफ जो रैली जब होगा प्रदेश में, बिहार में, तब जैसे कि सभी नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को न्योता आगाज दिया जाएगा। लेकिन ये जो धरना जो है राष्ट्रीय जनता दल का केवल है, राष्ट्रीय जनता दल के महाधरना है, जिसमें जैसे कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता ही शामिल होंगे और आदरणीय नेता हमारे लालू प्रसाद यादव जी बैठेंगे और जैसे कि तो जो क्यों कह रहे हैं ईगो प्रॉब्लम है? लालू जी क्यों कह रहे हैं ईगो प्रॉब्लम है? सनोज जी, ईगो प्रॉब्लम वाली बात कहां से आ गई? क्यों कहा उन्होंने ऐसा? ईगो प्रॉब्लम हम लोग के लिए लालू जी अभी ऐसा बात में क्यों कहें तो विस्तार से वो जैसे कि अपना वो बताएंगे। लेकिन हम समझते हैं कि महाधरना जो है गरीबों, किसानों, मजदूरों के खिलाफ में, जैसे कि जो नोटबंदी में जो आप मतलब कि उनके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों मालेमाल हो गए, अंडानी अंबानी जैसे लोग, और देश के गरीब किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, आप विरोध कर रहे हैं, बढ़िया। लेकिन जो लाइन में जो खड़े हो, आज का जो विषय है ना, बीजेपी के नेता जो 100 आदमी मर गए, सनोज जी, एक भी कोई बताए कि देश के प्रधानमंत्री या मंत्री जी कोई मतलब गए होंगे किसी को आंसू? सनोज जी, जो जनता है ना, देखिए बात सुनिए। जनता है वो आप लोगों को देखती है। उसने आज देखा कि जब आप खुद ही एकजुट नहीं है, कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है, और आप जो बातें कर रहे हैं जनता की तरफ से कि लोग कितने परेशान है, सुनेगी कैसे आपको? मनीषा प्रियम जी, आखिर क्या कारण है? क्या ये व्यक्तिगत थोड़े सी महत्वाकांक्षाएं कुछ बड़े नेताओं की, नाम मैं नहीं ले रहा, कि वो नहीं आए आज कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर, या फिर उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस अब वो छतरी नहीं हो सकती जिसके नीचे जाके हम इसका विरोध करें? क्या कारण लगे?
देखिए कोई अगर सनोज जी, मनीषा जी से कारण अभी यही कहा जा सकता है, एसपी है, बहुमत का है, अपने चुनावी प्रक्रिया में लगे होंगे जिसके कारण से समय नहीं चलिए मिला, तो सनोज जी आता हूँ आपके पास, आता सनोज जी समय में वो लोग जरूर आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आपके पास भी। मैंने मनीषा जी से एक सवाल किया। मनीषा जी, नहीं देखिए, अभी ये स्पष्ट है कि नोटबंदी पे राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में खासी स्पीचेस दे चुके हैं और एक तरह से ड्यूअल हो रहा है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर सीधा वार करते हैं। वो राहुल गांधी को कहते हैं कि अगर वो बोल देंगे तो वोल्केनो जो है वो नहीं आएगा, आपदा, प्राकृतिक आपदा से हम बच गए क्योंकि राहुल गांधी बोल पड़े हैं। तो एक तरह से ये सीधी बोल बयानी जो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में हुई है, उसका कोई जमीनी असर तो है ही है, कोई आकलन तो है ही है, जिसकी वजह से ये अभी बाकी दल भी बिल्कुल साइड पे बैठ के देख रहे हैं कि अगर ये सीधा एक कंटेंशन होता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में उत्तर प्रदेश के मैदान में, तो उसका नीचे असर क्या पड़ रहा है। और मेरे ख्याल में विरोधी दल भी उत्तर प्रदेश में किधर पासा पलट रहा है ये देखने के लिए बहुत आतुर हैं, क्योंकि इस द्विकोणीय संघर्ष में जो आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं वह है बहन मायावती के दल का। और ये क्लियर नहीं है अभी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आखिर नीचे जमीन पर दलितों में किस तरह का इसका असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में फॉर एग्जाम्पल नोटबंदी पर यह साफ बात है कि लोगों ने माना मेरे फील्ड वर्क में कि नोटबंदी से बहुत मुश्किलें हुई हैं, लेकिन वो कहते हैं भाजपा को वोट करेंगे। एक तरह से तो ये दुविधा जो वोटर के मन में है, जहां वो मंशा स्पष्ट होती हुई दिखेगी। आप ये समझ लीजिए कि जो रीजनल पार्टीज हैं, इनके पास एक छोटा व्यापार है राजनीतिक, और उस व्यापार में इनके पास अधिकांशतः रीजनल इलेक्टोरेट्स है, रीजनल वोटर्स हैं। तो रीजनल वोटर्स का पासा किधर पलट रहा है, दोनों में से कद्दावर कौन निकलेगा। बहन मायावती के पास जो एक किस्म का वोट बैंक है, वो क्या उन्हीं के पास रह जाएगा या उसमें छेद लगेगा। तो जमीनी हरकत किस तरह की होगी, इस राजनीति के अंदेशे में विंध्य के नॉर्थ के जो राजनीतिक दल हैं वो विशेष रूप से अंदेशे में बैठे हुए हैं। जहां तक दक्षिण के राज्यों का सवाल है, दक्षिण के राज्यों में कभी भी आप देखें सीधे तरीके से वो स्पष्ट नहीं करते कि उनकी मंशा क्या है, लेकिन अगर उनको दिखा कि जमीन पर नोटबंदी का असर बुरा है, तो आज जो आपको नरेंद्र मोदी के समर्थक दिख रहे हैं वो इलेक्शन नजदीक आने पर बिना किसी हिचक के बिल्कुल यू टर्न करके अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट टोटल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो भाजपा पर निर्भर नहीं है। उल्टे विंध्य के नीचे भाजपा लगभग, अगर आप छोड़ दें कर्नाटक को, तो भाजपा उन पर निर्भर है। तो नीचे की जो राजनीति है वो अलग किस्म की राजनीति है, अंत में दिखेगी, लेकिन ऊपर की राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश का पासा किधर बैठने वाला है ये देखने की कयास लगाए सभी छोटे उत्तर प्रदेश पर ही नजर, क्योंकि चुनाव नजदीक, इसलिए सबकी नजर उधर ही। राजीव रंजन साहब इस बीच कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रंजन साहब इसी सवाल के साथ आपके पास आता हूं कि नोटबंदी का जो पूरा विषय, जो पूरा मामला है, क्या उसको पढ़ने से, उसको बारीकी से पढ़ने में अभी सारे नेता सक्षम है नहीं। समझ नहीं आ रहा कि लोग गुस्सा हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, क्या है। क्योंकि देखिए फाइन लाइन है, गुस्सा है तो अलग उनकी प्रतिक्रिया होगी, तकलीफ में है लेकिन फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो अलग प्रतिक्रिया होगी। क्या आप लोग भी दूर से बैठ के देख रहे हैं, समझें हो क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले नोटबंदी को लेकर के हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और 50 दिन प्रधानमंत्री जी ने देश से मांगे हैं, तो निश्चित तौर पर अभी वो मियाद पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमारी पार्टी का बिल्कुल एक तरफा समर्थन है इस फैसले को लेकर के। और इसके पहले आप देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के कई ऐसे प्रसंग आए जब पार्टी ने केंद्र के समर्थन का ऐलान किया, चाहे वो टेररिज्म का सवाल हो, चाहे वो जीएसटी का सवाल रहा हो, या आप अगर देखें तो उसके बाद डिमोनेटाइजेशन को लेकर के भी नीतीश कुमार जी सबसे पहले आ गया है। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, एक किसी विषय को लेकर अगर हम ये सोचते हैं कि प्रतिपक्ष की एका नहीं बन पा रही है, तो मुझे लगता है ये आकलन थोड़ा ये जल्दबाज आकलन होगा, और मुझे लगता है ऐसी जल्दबाजी में कोई बात नहीं तय कर लेनी चाहिए। हर दल अपने हिसाब से रणनीति तय करता है और उसके अनुरूप वो कार्रवाई करता है।
जनता दल यूनाइटेड ने जो महसूस किया उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं और हमने जनता की कठिनाइयों की ओर बार बार सेंटर को आगाह करने का भी काम किया और जमीन की खरीद को लेकर के काफी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड ने नोटबंदी के साथ साथ जो एक दोहरा मानदंड भारतीय जनता पार्टी का था उसको एक्सपोज करने का काम भी हम लोगों ने किया। बिहार समेत देश के कई राज्यों में जमीन की जो खरीदी हुई है वो नोटबंदी के 2 महीने पहले नोटबंदी के बाद तक वो जारी रही। बात कर रहे हैं आप, समर्थन में हैं इनके? नहीं, मैंने क्या कहा, नहीं बिल्कुल मैं अपनी बात कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि हमारा समर्थन नोटबंदी के फैसले को इसलिए है कि नोटबंदी के जरिए काला धन पर एक निर्णायक प्रहार हो सकेगा, लेकिन अगर बचकाने तरीके से इसके क्रियान्वयन की कोशिश की गई तो उसका नुकसान भी हुआ और देश पूरी तरह से कतारों में आज भी खड़ा है। तो ये जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी को 50 दिन की मियाद पूरी होने जा रही है, कुछ ऐसे कारगर कदम जरूर उठाने चाहिए जिससे लोगों की परेशानियां कम हो सके। जी जफर इस्लाम साहब, कारगर कदम तो उठाने की बात यहां पर चलिए पूछ ही लेंगे आपसे, लेकिन आज राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप लगाए, फिर से उनको चुनौती दी कि जवाब क्यों नहीं देते हैं? देखिए 2-3 बातें बोलूंगा। पहली बात तो ये, जैसा वो मनोज जी कह रहे थे कि विपक्ष एकजुट है, एकजुट नहीं एक झूठ है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि एक साथ यूनाइटेड जो फेस वो प्रेजेंट करना चाह रहे थे राहुल गांधी जी। आप देखिए कैसी फूट इस पे साफ साफ दिख रही है कि विपक्ष साथ तो नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, विपक्ष साथ हो, यूनाइटेड हो, डिवाइडेड हो, छोटे से वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ छोटे सा ग्रुप एक साथ आए, वैसे लोग जिनके जो आप देखिए जिनके मुखिया जो है चाहे तो कन्विक्टेड है या बेल पे है, ये मैं उनमें नहीं जा रहा हूं फिलहाल, बट इतना जरूर कहूंगा इस पूरे मुद्दे पे डिमोनेटाइजेशन पे देश की जनता यूनाइटेड है, विपक्ष यूनाइटेड है, डिवाइडेड है और अभी इररिलेवेंट है, इसलिए कि उनका रेलेवेंस बहुत कम है। रेलेवेंस सबसे ज्यादा है कि जो देश की जनता वो बिल्कुल यूनाइटेड, देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री ने इनका ये फैसला पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं, एक मिनट जी पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, इसलिए उसको पूरा समर्थन प्राप्त है और इसी समर्थन की वजह से साहस भरा कदम देश के प्रधानमंत्री ने लिया। अब दूसरी बात है कि देश की जनता को बहुत कोशिश की, सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलजुल के बार बार उनको उकसाने की कोशिश की, कई गलत तरीके से अपने लोगों को भी खड़ा करके लाइन में दिखाने की कोशिश की और सिर्फ यूपी में देख के छोड़ के बाकी हर शहरों में आप देखिए कि लाइन बिल्कुल कतार खत्म होती जा रही है। बड़े बड़े शहरों में अब एटीएम पे इसलिए कि पैसा जो रिमोनेटाइज किया गया 7-7.5 लाख करोड़ आ गया, 30 तारीख तक बहुत पैसा आ जाएगा, जो सर्कुलेशन में था उस वक्त तक उतना पैसा आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रोसेस में वैसी पार्टियां लोगों की नजरों में एक्सपोज हो गई जो कि करप्शन से लाइडन है, करप्शन ही के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके मुखिया करप्ट है, जो गलत तरीके से करप्शन के आरोप आप पे भी लगे। मैं वही सवाल पूछ रहा था। सबसे कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री पे आरोप लगा रहे राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में, माननीय राहुल गांधी जी आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप सबसे पहले के बेल पे हैं, आप पार्लियामेंट में बेल से वेल तक ही रहे, और दूसरी बात जो आपने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट मारे कि देश में अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन मेरे पास है, भूकंप आ जाएगा, भूकंप तो नहीं आया, भूकंप एनडीए के लिए नहीं, भाई बीजेपी के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं, भूकंप आता है जब भी वो मुंह खोलते हैं तो भूकंप आता है पुनिया जी जैसे लोग या फिर उनके और भी लीडर्स के लिए, वो छुपते नजर आते हैं कि कैसे छुपे, बाद में उनको डिफेंड करना पड़ता है। इसलिए कि राहुल गांधी जी जब भी मुंह खोलते हैं वो अपने लिए तो परेशानी, साथ साथ में अपने जो मित्र है, उनके कॉलीग है, जो पार्टी के लीडर्स, उनके लिए भी परेशानी करते हैं। हमें तो अच्छा लगता है जब मुंह खोलते, इसलिए कि उनकी बात में ना तो कोई तथ्य होता है, ना कोई वेट होता है, ना कोई जांच क्यों नहीं करा लेते हैं होती है उसका। प्रधानमंत्री जी जांच का ऐलान क्यों नहीं करते हैं, खुद ही ऐलान करें और कसौटी पर खुद को खरा साबित करें। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप है और आरोप लगाने वालों के खिलाफ आप बोल रहे हैं, तो साबित करने की जवाबदेही भी आप पर है कि आप पूरी तरह से पाक साफ है। इसका एक मौका है आपके पास, क्यों नहीं अपने आप नहीं आप एक बार इसको डिस्कार्ड कर दिया है, तो फिर आपके दल के नेताओं ने सहारा डायरी का उल्लेख क्यों किया है? आप जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये बेतुकी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप जब आप पर लगे तो वो बेतुकी बात है, और दूसरों पर आप लगाए तो वो सही बात है। ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे जफर इस्लाम साहब। रंजन जी अगर जरा भी नैतिकता के परचम को लहराने का दावा करते हैं
तो बस मैं तो राजीव जी एक मिनट, राजीव जी सुनिए राजीव जी एक मिनट। आप जब कह रहे हैं कि इतने गंभीर आरोप है जांच क्यों नहीं कराते, तो फिर आज जब ये पूरा एक अपोजिशन एकजुट हुआ था, आप गए क्यों नहीं उस समय? राहुल गांधी ने तो वहीं पे ये बात दोबारा उठाई, आप क्यों नहीं गए? ये दोनों सवाल अलग अलग है, ये सवाल अलग अलग है। सवाल तो ये भ्रष्टाचार का मामला एक तरफ है, डिमोनेटाइजेशन का आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है सवालों का घालमेल मत कराइए, सवालों का घालमेल मत कराइए। आपने सवाल डिमोनेटाइजेशन के सवाल पर राहुल गांधी जी ने कोई अगर मीटिंग बुलाई तो हमारी पार्टी का स्टैंड 50 दिन तक प्रधानमंत्री जी के बात पर एतबार कर उनको समर्थन देने का था, उसकी मियाद अभी पूरी नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों के सवाल पर जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट तौर पर मानना है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से अमल करते हैं और देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए। चलिए एक मिनट, अच्छा सवाल है। यहाँ पर विनोद शर्मा जी के पास जाता हूँ। एक मिनट, दोनों महानुभावों से 1 मिनट मांगूंगा। विनोद जी क्या यही एक बड़ा कारण था कि राहुल गांधी ने जो व्यक्तिगत आरोप लगा दिए प्रधानमंत्री पे, ये जो उन्होंने चीज की, इसके कारण भी अब बहुत सारी नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो उनके साथ जाना नहीं चाहते, भले ही वो नोटबंदी के खिलाफ है। विनोद जी, आपको अपनी छवि अच्छी करनी है, वहाँ पर जफर साहब एक मिनट, एक जवाब विनोद जी से लें। विनोद जी रहेगा, विनोद जी अब जवाब दे। पुण्य जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए, हम 2 मुद्दों पे बात कर रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री पे जो व्यक्तिगत आरोप है और एक ऑपोजिशन पे बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन एकजुट क्यों नहीं हो रहा जी। मैं नहीं समझता हूं कि ऑपोजिशन इसलिए एकजुट नहीं हो रहा क्योंकि प्रधानमंत्री पे व्यक्तिगत आरोप लगे। ऑपोजिशन इसलिए एकजुट अभी नहीं हो रहा क्योंकि ऑपोजिशन में अंदर जो ऑपोजिशन की जो ब्रॉड ऑपोजिशन है इस देश में, जिसको कि नॉन बीजेपी ऑपोजिशन बोलते हैं, एंटी बीजेपी ऑपोजिशन बोलते हैं, उनमें कई जगह पे टफ वॉर्स हैं प्रांतों में। और आज के दिन जो ऑपोजिशन स्पेस हमारे देश में है उसके लिए भी कशमकश है नेशनल लेवल पर। मिसाल के तौर पे हमारे मित्र नीतीश कुमार भी अपने आप को मैं समझता हूं कि आने वाले वक्तों में राष्ट्रीय स्तर पे एक भूमिका अपने लिए चाहते हैं। राहुल गांधी के बारे में भी कांग्रेस बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भूमिका होगी। मुलायम सिंह जी के बारे में अखिलेश ने खुद कहा कि अगर राहुल गांधी डिप्टी सीएम पीएम के लिए तैयार हो जाएं और मुलायम जी को पीएम मान लें तो हमारा गठबंधन हो सकता है। और इसी तरह से ममता बनर्जी की भी एक महत्वाकांक्षा है। देखिए, इस बात को और समझने की कोशिश की है, ब्रॉड पॉलिटिकल फ्रंट निकलता है सोशल इकोनॉमिक अलायंस के गर्भ से, और वो सोशल अलायंस जब सटीक बैठ जाती है तो नेता ना भी चाहें अपनी इच्छा के विरुद्ध भी एकजुट हो जाते हैं। आपको मैं याद करवाना चाहता हूं, 96 में अटल जी की 13 दिन की सरकार थी और उन्होंने बिना कॉन्फिडेंस वोट लिए अपना त्यागपत्र दे दिया, पूरी बहस करवाई पार्लियामेंट में। फिर 98 में उनकी सरकार बन गई 13 महीने के लिए और जयललिता ने सपोर्ट कर दिया उनको, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर ली सपोर्ट। लेकिन 1999 में उनके साथ डीएमके आ गया। अब देखिए, डीएमके की पूरा इतिहास ब्राह्मणों के जनेऊ काट के बनने वाली पार्टी थी वो, उसने उस पार्टी के साथ अलायंस कर लिया जो कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को उस वक्त और अभी भी बहुत हद तक रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कर लिया कि एक सोशल अलायंस बन गया। चंद्रबाबू नायडू क्यों आ गए? उन्होंने खुद बताया कि मेरे प्रांत में एक इच्छा है लोगों के मन में कि वो अटल जी को बाहैसियत प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, और वो यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर इधर आ गए एनडीए की। कह रहे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ही इस रास्ते में आ रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, आज के दिन वो पक रही है हंडिया जमीन पर। देखिए, ये अलायंसेस जब बनेंगी, जब डीमोनेटाइजेशन का जो फॉल आउट होगा वो होगा। देखिए, अभी ऑलरेडी रिपोर्ट आ रही है कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है शहरों से गांव में, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, बिजनेसेस नहीं चल रहे ठीक से, और बीजेपी के भीतर भी, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे जफर साहब शायद इससे ना एग्री करें, लेकिन मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कोई बेबुनियाद बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग ये मानते हैं, और आज मैंने लिखा भी है कि माननीय प्रधानमंत्री आरएसएस बीजेपी की परिधि के बाहर अपना एक वोट बैंक पुअर वर्सेस रिच के बेसिस पे क्रिएट करना चाहते हैं। जैसा
इंदिरा गांधी ने किया था एक जमाने में, और क्या उसमें वो सक्षम हो जाते हैं, क्या उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये सबको इस चीज को बांचने का, देखने का हक है। अब व्यक्तिगत आरोप इसलिए लग रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री ने अपने आप को पेश किया ये बना के कि वो करप्शन के खिलाफ सबसे बड़े रणबांकुरे हैं, कि उस छवि को डेंट करने की कोशिश हो रही है वो आरोप लगाकर। अब देखते हैं कि जनता किस पक्ष में जाती है। उत्तर प्रदेश आने वाले फरवरी तक, मई महीने से पहले जब 3 साल होंगे सरकार के प्रधानमंत्री की, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक 5 प्रांतों में इलेक्शन हो जाएंगे, छोटे रिजल्ट सबको पता चल जाएगा कौन कहां खड़ा है। बिल्कुल, और जो हम छोटे लोकल इलेक्शंस के रिजल्ट देख रहे हैं, शायद वो भी नेताओं को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। पीएल पुनिया साहब, आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मनीषा प्रेम, जो मैं बात कर रहा हूं, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं नोटबंदी के बाद आए हैं, जिसमें बीजेपी को बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, शायद साफ हो जाएगी, किसी को नहीं मालूम था होगा क्या, लेकिन सफलता मिली है और ठीक ठाक सफलता ही मिली है, मैं कहूंगा अच्छी मिली है। क्या वो भी नेताओं को दिख रही है? वहां से भी एक विडंबना वाली बात आती है कि जनता का मूड कैसे समझे, जनता इधर है या जनता उधर है? देखिए, ये बहुत सही बात आपने बताई है, और लोकल चुनाव में मैं ये कहूंगी कि अभी जो रिजल्ट्स आए हैं वो तो कुछ ही रिजल्ट्स हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा जो बहुत बड़ा लोकल इलेक्शन का चुनाव आने वाला है वो दिल्ली का खुद का चुनाव है, और एक तरह से भाजपा भी अब देखना चाह रही है कि नोटबंदी करने के बावजूद भी अगर लोकल चुनावों में वो निकल लेती है, अगर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी वो पूरा का पूरा निकल लेती है, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस अगर अपने ढलान पर है, जो कि है, अभी मानना चाहिए कि है, तो नई पार्टियां भी जो उभर सकती हैं उनमें आम आदमी पार्टी के उभरने की संभावना बहुत मजबूत है। पंजाब में, गोवा में, सब जगह इनकी दावेदारी जो बनी हुई है, और एंटी करप्शन का जो एजेंडा लेकर बीजेपी आज अपनी डुगडुगी पीट रही है, उस डुगडुगी को छीनने में फिर अग्रणी दलों में एक तरह से आप आगे निकल सकता है। तो कांग्रेस जब ढलेगा, उसकी अगर बंदरबाट हुई, तो एंटी करप्शन का एजेंडा छीनने वालों में नीतीश कुमार, आम आदमी पार्टी, ये सब बहुत आगे निकल जा सकते हैं। तो वैसे माहौल में बीजेपी जो है एक तरह से उसकी राजनीतिक सूक्ष्म आंख जो है अर्जुन की आंख, जैसे एकदम टिकी हुई थी मछली की आंख पे अर्जुन का बाण, उस तरह से इनका राजनीतिक बाण जो है बिल्कुल मछली की आंख पे टिका हुआ है। और लोकल चुनाव इसलिए भी जरूरी है कि लोकल चुनावों में ही लोगों की जो डिमांड्स हैं वो सबसे सूक्ष्म तरीके से उन चुनावों में उभर कर आ रहे हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि उत्तराखंड में मैंने जब लोगों से पूछा कि नोटबंदी की इतनी परेशानी, 48 घंटे तक मैंने देखा 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कहीं भी पैसा नहीं है, लोग किलोमीटर दूर चल के आते हैं और अंधेरे रात में लाइन लगा के महिलाएं भी नोट लेकर के जाती हैं। उसके बावजूद भी नोट और वोट पर 2 तरह की राजनीतिक चर्चा वहां हो रही है। नोटबंदी पर एक, और वोट के मामले पर उनका कहना है कि वास्तव में नोटबंदी महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट का जो सिस्टम चला है उसमें वो हरीश रावत और कांग्रेस की भी जो सरकार है उसमें वो बहुत नहीं अपना आस एक तरह से जमाते, और उनको लगता है कि अगर बीसी खंडूरी के नेतृत्व में भाजपा आती है तो शायद एक साफ सरकार जो कि डेवलपमेंट, लेकिन मनीषा जी, जो बड़ा मुद्दा दिमाग पर हावी है नोटबंदी ने, क्योंकि इस कदर छुआ है आम जनजीवन को। एक सेकंड, कुल मिलाकर ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोकल चुनावों का महत्व बीजेपी के लिए भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वही असल में इन पर एक तरह से रेफरेंडम होने वाला है कि नोटबंदी के बावजूद भी नोट और वोट की राजनीति लोग 2 देख रहे हैं या 1 देख रहे हैं, इसलिए लोकल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और इसीलिए वहां से जनता की नब्ज पकड़ में आती है। और नोटबंदी एक ऐसा मामला जो रोज रोज तो होता नहीं है, लेकिन वो छूता सबको है, आम जनजीवन से लेकर हर उस आदमी को उसने परेशान किया है या तकलीफ में डाला है जो इस देश में है, लेकिन उसे लेकर वो सोच क्या रहा है, उसे मान रहा है कि सही है, अच्छा हुआ, भले ही मुझे तकलीफ हो गई, या उसमें गुस्सा। ये दोनों बातें बड़ी मायने रखती हैं। पुनिया साहब, आप कुछ इसमें ऐड करना चाह रहे थे?
नहीं विपिन जी, एक चीज कहना चाहूंगा, आपने मुझे सबसे कम समय दिया। देखिए सर, आज आपके लिए ज्यादा सवाल बनते ही नहीं है, आज दूसरी तरफ ज्यादा सवाल बनते हैं। स्पोक्स पर्सन को बहुत थोड़ा समय देते हैं। आज आपके लिए ज्यादा सवाल बन नहीं रहे। मैं आऊंगा, फिर भी आपके पास आता हूं, एक बार पुनिया साहब की बात सुन ले। देखिए कई तरह की बातें हुई। एक तो कहा गया कि स्थानीय निकायों के चुनाव हैं, वो रेफरेंडम है डिमोनेटाइजेशन के पक्ष में, तो इनको याद रखना चाहिए। महाराष्ट्र में 3rd फेज का जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, उसमें तो बहुत बुरी हार हुई थी। क्या वो रेफरेंडम माना जाए इनके खिलाफ? जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में और राजस्थान में पंचायतों के, जिला पंचायतों के इलेक्शन हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी, क्या मोदी सरकार के खिलाफ वो रेफरेंडम माना जाए? तो ये बातें पूरी तरह से गलत है। आज के सिनारियों में ये कह देना कि नोट के में लोग को तकलीफ है, लेकिन वोट वो किसी और को, उन्हीं को देना चाहते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। आज जो इस तरह की बात करते हैं वो जमीनी हकीकत से की बात कर रहे हैं। भले छोटे नगर पालिकाओं के पूरी तरह से, और खास तौर से डिमोनेटाइजेशन के इसी के साथ जो घोटाला हुआ है आज ममता बनर्जी, मैं कह रहा हूं पुनिया साहब, चंडीगढ़ हो गया, उससे पहले महाराष्ट्र हुआ, बीजेपी को वोट तो मिले। मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे हैं, जो जिस तरीके से उन्होंने इस जांच को दबाया है, जो सारा डायरी है, वो तो इनके जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी उस दौरान में सामने आया है। और जो बिरला ग्रुप के जो रेड हुआ था उसमें मेल है, और मेल में वो स्पष्ट रूप से लिखा है वो पैसा इनके पास गया, और इसको खुद स्पष्ट करना चाहिए। ये केवल इनके मंत्री लोग और ये जगह जगह राहुल गांधी जी को कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्या महज इत्तेफाक है। ये बात तो हो गई, देखिए आरोप भी पुराने तो निकाल के लाया ना राहुल गांधी, कौन से फर्स्ट हैंड आरोप हैं? इनके 20 ये पहले भी लगे कोर्ट में जवाब देने के लिए लगाए जाते हैं। सारे प्रवक्ताओं को फौज उसका जवाब देने के लिए लगाते हैं। आज पूरी तरह से विपक्ष का हर राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोल रहा है। हर राजनीतिक दल मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत भ्रष्टाचार है, उसका जवाब उनको खुद जवाब देना चाहिए। जी आई रहा हूं। आपके पास स्वाभाविक रूप से अब जवाब आ गया देने का मौका, बताइए। देखिए पुनिया जी को तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये माना कि राहुल गांधी जी थोड़े समझदारी में उनकी कमी रहती है। आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको तो मालूम होगा जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसके बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ाना ये नहीं, ये सही बात नहीं है। पहली बात आपको खुद मालूम है। देखिए आप एक मुझे मालूम है आपका बैकग्राउंड, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आपको राहुल गांधी का आईक्यू और आपका आईक्यू दोनों का साथ नहीं हो सकता। तो आप संजीदगी से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसको लेके आप कहिए कि अर्थक्वेक आएगा, अर्थ शैटरिंग इंफॉर्मेशन है, इससे उनकी छवि जो ऐसे भी खराब है और छवि खराब हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें कहना, देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री ने कोई राजनीतिक फैसला नहीं लिया है, ये देश के हित में फैसला लिया और सारे लोग एक साथ यूनाइटेडली खड़े हैं प्रधानमंत्री के पीछे। और इसकी सबसे बड़ी जो बोलते हैं ना, इसका ये रिजल्ट देखिए कि जब आप अभी चंडीगढ़ में हुआ था म्युनिसिपल इलेक्शन, उसमें साफ दिखता है, और भी जहां डिमोनेटाइजेशन के बाद भी जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ वो दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पुनिया जी कि जो कोर्ट ने रद्द कर दिया है जिस इंफॉर्मेशन को, जिस एविडेंस को एविडेंस मानती नहीं है, उसको उसने फेंक दिया है बाहर में कचड़े के डब्बे में, उसको राहुल गांधी लेके दुनिया को घुमा रहे हैं। ये इससे सिर्फ कांग्रेस के बारे में एक ही चीज कह सकता है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, आपके पास जो बिल्कुल एक तरह के मुद्दा आपके पास नहीं उठाने के लिए बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, अपनी बात उठाते हैं, इसलिए आप इस तरह के मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने आप को फर्दर एक्सपोज कर रहे हैं। एक आम नागरिक हिंदुस्तान का चाहता है डेवलपमेंट, एक आम नागरिक चाहता है कि करप्ट गवर्नमेंट हो, जो आदमी करप्शन में जेल पे हो, जो आदमी करप्शन के। एक मिनट, अब नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, आप दोनों को नहीं सुन पा रहा हूँ।
उस तरह के लोगों को विनोद शर्मा जी यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं नहीं, आप दोनों को ही नहीं सुन पा रहा हूँ, पूनिया जी और इस्लाम साहब। एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं सुन पा रहे आपको। और इस्लाम साहब, आप एक निवेदन आपसे भी, जफर साहब 1 मिनट, पूनिया साहब, जफर साहब, कौन ऐसा नेता है? जफर साहब, पूनिया साहब 1 मिनट, आपको कोई नहीं सुन पा रहा है। उद्योगपतियों के साथ मिलकर उन्हीं का खर्च माफ करते हैं, किसानों का खर्च माफ करने की बात खत्म हो चुकी है तो खामोश हो जाते हैं। एक मिनट, जफर साहब, पूनिया साहब नहीं सुन पा रहे। आप दोनों बोलेंगे तो आप में से किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। 1 मिनट आपसे निवेदन है, दोनों जने शांत हो जाएं। 1 मिनट, देखिए आज गरीब, 1 मिनट, पूनिया साहब, जफर साहब 1 मिनट, लाखों आपको जफर साहब 28 लाख लोग नहीं दे रही है, इसलिए कि बेरोजगार हो गए, कभी खराब है। 1 मिनट रुकेंगे आपने स्कैम किया है जफर साहब, या तो ऑडियो डाउन कराया जाए, ऑडियो डाउन करें। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। जफर साहब, पूनिया, मेरे को लगता है ऑडियो डाउन करना चाहिए। विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी, देखिए बात यह है, मेरी गुजारिश है पार्टी स्पोक्समैन जो आते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में कि उनको यहां पर वैसे बात नहीं करना चाहिए जैसे पब्लिक रैलीज में करते हैं। यहां पर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम जनता को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करें। देखिए अभी जफर साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को रद्द कर दिया है, वो बात सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को और समय दिया है टू एड्यूस एविडेंस, जिसको कोर्ट कंसिडर कर सके। अभी तक जो एविडेंस पेश हुआ है बकौल सुप्रीम कोर्ट, वो पर्याप्त नहीं है, तो केस खारिज नहीं है, वो अंडर कंसिडरेशन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए मैं समझता हूं ये डिस्कशन भट्ट साहब थोड़ी सी प्रीमेच्योर है। देखिए 30 तारीख को खत्म हो जाएगी वो मियाद जो प्रधानमंत्री ने स्वयं मांगी थी, लेकिन इसके जो दूरगामी परिणाम हैं डिमोनेटाइजेशन के, जैसा कि स्वयं इनके एक अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू में बोला कि हमेशा से एनडीए सही बोलती थी कि हमारी डिमांड लेड इकोनॉमी है और उसके चलते हमारे पास पूंजी निवेश आएगा विदेशों से, बाहर से। अब वो डिमांड जो हिट हुई है, जिसके चलते लोगों के बिजनेसेस गिरे हैं, उनमें उनकी इनकम गिरी है, कुछ बिजनेसेस ठप हो गए, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, और जिस तरह से पूंजी निवेश प्राइवेट सेक्टर द्वारा उसमें गतिरोध है, भारी गतिरोध है, और जो मेजर इन्वेस्टर आज के दिन है वो सरकार स्वयं है। तो इन सब चीजों को, इनका जब जमीन पर परिणाम नजर आएंगे, उस वक्त जनता जो है उसको पता चलेगा कि ये अच्छा कदम था या बुरा कदम था, और वो फरवरी तक हो जाएगा जब इलेक्शन होने हैं इन स्टेट्स में। विनोद जी, एक चीज आपको बता दें, बहुत सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी जो है, डिमांड का बहुत सारा चीज पता चलता है उनसे। आज आप देखिए जो हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी, जो ग्लोबल कंपनी हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, उनका डिमांड कम हुआ था, लेकिन अब वापस आ गए। 8 नवंबर को जो डिमांड था जिस तरह का, उसी लेवल पे फिर से वापस आ गए। जफर साहब मैं आपको बात बताऊं, साफ जफर साहब मैं आपको बात बताऊं, मैं आपसे बात पूछूं एक जी। मेरे पास मेरे बैंक में कुछ पैसे हैं, वो पैसे मैं जो आप निर्धारित कर रहे हैं लिमिट, उसके अनुसार विड्रॉ कर सकता हूं, और सरकार मुझे उस पैसे पे 4% इंटरेस्ट दे रही है, सेविंग अकाउंट में होता है, लेकिन डी फैक्टो वो फिक्स डिपॉजिट ही है सरकार के पास। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये नुकसान, ऐसे नुकसान जो लोग जो शूसिंग बजट पे रहते हैं, जो छोटी छोटी हमारे परिवारों की इकोनॉमीज हैं, वो छोटी इकोनॉमीज वाले जो लोग हैं, उनको ये बात अखरती है। तो आप मेरी बात माने, आप और कांग्रेस दोनों, एक तो अपने नेताओं को आप उनके लिए छोटे शब्द इस्तेमाल ना करें, कोई किसी को पप्पू ना कहे और कोई किसी को फेंकू ना कहे, क्योंकि आज से पहले इतिहास में अटल जी ने, वाजपेयी जी ने, इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने, किसी ने एक दूसरे के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए। नीतीश कुमार जैसे नेता ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करता है, जिन नेताओं को हम परिपक्व मानते हैं। तो कम से कम अपनी इज्जत बनाए रखें। ऐसे नेम कॉलिंग एक दूसरे के लिए अच्छी नहीं है, उससे पूरे राजनीतिक समाज की छवि गिरती है, और कोई अच्छा है या बुरा है ये जनता तय करती है। जनता तय करती है। चलिए ब्रेक का जवाब देंगे
कि प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सही है, क्या वो गरिमापूर्ण है, क्या वो प्रधानमंत्री? चलिए, मैं पुनिया साहब आपसे भी निवेदन करूंगा। एक चीज भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, हम थोड़ा विषय से अलग हो जाएंगे और इसमें एक मिनट सभी सज्जनों से निवेदन है, 1 मिनट। आपके फायदे के लिए बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा उसका। चूंकि विनोद शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनकी बातों का बड़े अच्छे से 2 मिनट के लिए जवाब दूंगा। देखिए विनोद, 2 मिनट सर ब्रेक लेना। सुनिए जफर साहब 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये विषय से भी हम हट जाएंगे और उसमें मैं निवेदन अपना साथ में कर दूं। आप बोल रहे थे तब मैंने नहीं टोका, लेकिन अगर आपने राहुल गांधी के लिए भी कुछ कहा था, राहुल गांधी इस डिबेट में उपस्थित नहीं है तो उनके IQ पर, उनके व्यक्तित्व पर कोई टिप्पणी ना करें, जो आदमी यहाँ पर नहीं बैठा है। चलिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक। आवाज अड्डा पर बड़ी बहस जारी है। नोटबंदी पर क्यों बढ़ गया विपक्ष, आगे बढ़े उससे पहले आपको अपना ट्विटर पोल एक बार फिर से बता देते हैं। हमने क्या सवाल आपसे पूछा और आपके जवाबों का इंतजार है। क्या आप भी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती है? क्या कोई मौका उन्हें मिलेगा? 2019 से पहले सबसे बड़ा मौका था जो शायद उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया। आप अपने जवाब हमें @CNBC_आवाज पर ट्वीट करें या इसे 51818 पर SMS करके भी भेज सकते हैं। हम आपका ये सारे जवाब इस कार्यक्रम के अंत में आपकी क्या राय रही वो दिखाएंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण भी होती है। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव रंजन साहब, जो सवाल भी हमने दर्शकों से पूछा और वो सवाल मैं अब आपसे पूछता हूं कि ये 2019 से पहले इतना बड़ा मौका एक था, मुझे लगता नहीं इतना बड़ा मुद्दा कभी आपके हाथ में दोबारा आएगा, आप लोगों ने इसे जाने दिया। देखिए, हम लोगों ने मुद्दा को जाने नहीं दिया है। ये रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन है और नीतीश कुमार जी इसके रोल मॉडल हैं कि अगर राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं जहां सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वहां हम लोगों ने उस भूमिका का निर्वहन किया है। केवल विरोध के लिए विरोध, ये राजनीतिक शैली नीतीश कुमार जी की नहीं है और इसीलिए हमारे विरोध को किसी तरीके का समर्थन नहीं समझ लिया जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, किसी गलतफहमी में वो नहीं रहे। इसीलिए हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि ये मुद्दों पर आधारित समर्थन है और नोटबंदी के सवाल पर अगर कमियां हैं, उन कमियों की ओर भी हम लोगों ने देश का इशारा किया है, देश को आकृष्ट किया है। एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, आज मैं रविशंकर जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि विपक्ष का गुब्बारा फूट गया है। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो अहंकार है इतना बढ़ गया है, वो पैनल के प्रवक्ता से लेकर के देश भर के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान हैं, उन्हें आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी वो बात कि इन्हें अपने एनडीए में शिवसेना का विरोध नहीं दिखता है। इन्हें बाहर के दलों में अगर कोई विरोध अगर उभरता है किसी सवाल पर, वो उन्हें दिखता है। ये मुद्दों पर पहले भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विपक्ष में अगर कोई गठबंधन है, उस गठबंधन के अंदर कई सवालों पर अलग अलग राय है और इसका उदाहरण हम लोग खुद हैं कि जब हम एनडीए में आए थे तो नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस में एक सवाल हम लोग शामिल हुए थे। राजीव रंजन जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप डिमोनेटाइजेशन के समर्थन में हैं या आप खिलाफ है? जब आपकी पार्टी समर्थन में है तो ये जानते हुए कि ये सरकार ने डिसीजन लिया है देश के हित में, क्या इस कारण से आप नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? बाकी पार्टियां जो है वो अपने फायदे के लिए, बहुत नैरो पॉलिटिकल गेन्स के लिए विरोध कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि सरकार ने सही फैसला लिया है, सही फैसला है। आज के हालात आपका अगर सवाल पूरा हुआ तो जवाब ले लेंगे। कर रहे हैं जिस तरह से करप्शन, सवाल को सवाल ही रखें। राजीव जी बोलिए। इस तरह क्या फैसला गलत है? नहीं, आप उन्हें ये बोलिए, वो सवाल वो नहीं पूछे। सबसे बड़ा सैयद साहब एक मिनट, राजीव जी को बोलने दीजिए। सवाल इतना बड़ा कैसे? एक आम नागरिक इसको सपोर्ट कर रहा है और पुनिया जी समझ गए राजीव जी। 10 साल का करप्शन हुआ है, जवाब ले लीजिए। एक ही तरीका था और उसी तरीका को अपनाया गया है। जफर साहब जवाब तो सुन ले उनका। जफर
जी, अरे करप्शन के प्रधानमंत्री के करप्शन की बात करिए, जो व्यापक घोटाला हुआ है, जो माइनिंग घोटाला हुआ है। जफर साहब नहीं सुन पाएंगे कोई किसी को भी। आपने सवाल पूछना था राजीव जी से, आपने पूछ लिया, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। राजीव जी के ऑडियो को आप रखें। राजीव जी बोलिए। 400 करोड़ का घोटाला किया। राजीव जी बोलिए, विजिलेंस की रिपोर्ट। समय कम रह गया। राजीव जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, पहले जफर साहब का माइक तो डाउन कीजिए। जफर साहब नहीं बोल रहे, पुनिया साहब बोल रहे। जफर साहब, मेरा बिल्कुल एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने पहले भी कहा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को असहमति को भी स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। ये जो तानाशाही का जो एक तरीका उभर रहा है देश में कि हम जो कहते हैं वो राष्ट्रहित है, जो विरोध करेंगे वो राष्ट्र विरोधी होंगे, इस तरीके से परिभाषा में राजनीतिक दलों को मत बांधिए। यह अधिकार आपको देश की जनता ने नहीं दिया है। आपको जो वायदे आपने किए उनको पूरा कीजिए। जनता से जबरदस्ती इकरार मत कराइए राजनीतिक दलों को जबरदस्ती। ठीक है, हो गया। सनोज जी, आपकी राय। सनोज जी, बहुत देर से नहीं पूछा कुछ उससे। सनोज जी, आपने एक मौका छोड़ दिया, भले ही आप कल विरोध करने जा रहे हैं, लेकिन बाकी कोई पार्टियां आपके साथ नहीं आ रही हैं। सनोज यादव, बात कही कि क्या शिवसेना इनके खिलाफ है, शिवसेना के बारे में ये क्या कहें? सनोज जी को सुन ले, बहुत देर से नहीं बोले। सनोज यादव को सुन ले, के रूप पर इनकी राय क्या है? सैयद साहब एक मिनट, सनोज जी को सुन ले। आप ये बताइए कि क्या जनता दल इस फैसले को सपोर्ट कर रही है? इसलिए बता दिया उन्होंने कि सपोर्ट कर रही है, लेकिन कुछ मुद्दों पर वो आपसे भिन्न भी है। सनोज यादव, सपोर्ट कर रही है, ये बता दीजिए, पूरी तरह खिलाफ है। शुरू में 2-4 दिन आप ये बताइए कि जाफर साहब इतना क्यों भारत बने हुए, जरा कुछ लोगों को भी बात सुनिए। जाफर साहब सुन ले, थोड़ा सुन ले। गांव में आज भी लोगों को बोलने का मौका दीजिए। सवाल कर रहा हूं भाई। हाँ, सुन लिया जफर जी, उन्होंने सुन लिया सर, सुन लिया। सनोज यादव, है लाइनें लंबी लगी हुई है, तो कहां पर पूरा देश तो लाइन में है। अरे देखिए, मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक दल में हर तरह का विचार और सिद्धांत अलग होता है, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव जी शुरू से ही अपना स्टैंड क्लियर किए हुए हैं नोटबंदी पे। मैं इसका विरोध करूंगा। साहब, जफर साहब, एक मिनट। गठबंधन मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना बात कर, लेकिन जफर साहब सुन ले, दूसरों को भी सुनना चाहिए। नहीं, हमें सुनना चाहिए। सनोज जी बोल रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। तो हमारी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में आंदोलन का आगाज जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। लोग करप्ट हैं, के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए, ये आंदोलन जो है बिहार के लिए एक मिसाल के रूप में बनेगा पूरे देश में। और जब गाड़ी, जब ट्रेन जब खुलती है, तो जिनको आप बैठना आता है सवारी में बैठ जाता है। तो हमारी जो है आंदोलन का आगाज जो है बिहार का क्यों सोचते हैं? पूरे देश की समस्या है, बिहार का मत सोचिए। से नहीं हटा देते हैं तब तो राष्ट्रीय जनता दल चैन से नहीं बैठेगी। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, सारे मसले पर वो विफल साबित हुआ है। अरे भाई, एक बात बताइए, एक मैं जानना चाहता हूँ, गरीब को किसने चारा घोटाला में आप एक मिनट बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। मैं दूसरा सवाल लेके आता हूँ। देखिए, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला। मनीषा प्रियम, मेरे पास समय कम बचा है क्योंकि आप लोग सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। मनीषा प्रियम, क्या 2019 से पहले विपक्ष ने एक बड़ा मौका खो दिया? साथ आए नहीं आए, लेकिन सरकार को घेर सकते थे। नोटबंदी बड़ा विषय था। अब 2019 तक क्या मालूम इतना बड़ा मुद्दा हाथ आएगा कि नहीं। बड़ा मौका गया हाथ से। मनीषा जी, आप मेरा सवाल सुन पाई हैं शायद? आंसू तो दूर, उनका मुआवजा का भी ऐलान नहीं किया। राष्ट्रीय जनता दल या हमारे नेता मांग किया है। सनोज जी, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोप प्रत्यारोप से यहाँ कुछ नहीं होगा। छोटी सी डिबेट है, 1 घंटे की, इसमें नहीं, रैली में कीजिए। मनीषा प्रियम, आप देखिए, आपका दामन ही साफ नहीं। मनीषा जी, आप मेरा सवाल सुन पा रही हैं? पाक दामन के मुझे मनीषा जी को अपनी बात सुनानी है। एक मिनट सही है साहब, 1 मिनट। समय कम रह गया, देखिए वो कहीं नहीं पहुंचेगी, बात कहीं नहीं पहुंचेगी। ऑडियो डाउन। मनीषा जी को मेरा सवाल जाए, ऑडियो डाउन। मनीषा जी, मैं पूछ रहा था 2019 तक एक बड़ा मौका ये आया था विपक्ष के हाथ में कि अच्छी तरह पुरजोर विरोध करते, घेरते सरकार को। नोटबंदी से पूरे देश को पता है तकलीफ हुई है, जनता उसमें दिक्कत में है। क्या ये एक बड़ा मौका चला गया 2019 तक? अब इतना बड़ा तो कोई मौका नहीं आएगा विपक्ष के साथ, ये उसकी विफलता है।
देखिए, नोटबंदी से जो असुविधा हुई है, लोगों को जो दिक्कत हुई है, वो बहुत ही एक तरह से अमूमन ये कहें कि लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ऐसा आप नहीं समझिएगा, नोटबंदी से जिन मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से गरीब और इनफॉर्मल सेक्टर को, महिलाओं को, ये याद बहुत समय तक रहने वाली है। इमरजेंसी आज नहीं हुआ था, इमरजेंसी 1975 में हुआ था, लेकिन उस दुर्घटना का असर जो है वो आज तक याद रहता है। नोटबंदी का असर बहुत समय तक रहेगा। तो मनीषा जी, मैं यही कह रहा हूं कि इन पार्टियों को एकजुट होकर जनता की आवाज बनना चाहिए था, ये मौका उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, अभी हम नहीं कह सकते कि उन्होंने ये मौका छोड़ दिया या नहीं छोड़ा। वो हम अभी यूपी में देखेंगे। यूपी में सबसे पहला आपको एक टेस्ट दिखेगा। लेकिन अगर चुनाव यूपी में है तो नीतीश कुमार क्यों अपनी बाध्यता दिखलाए? नीतीश कुमार ने तो बहुत बढ़िया आपको दिख गया। उन्होंने ये मौका इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो उनके जो पार्टनर हैं आरजेडी, उनको दिखा दिया कि देखिए, एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे तो डर करके सेकंड फिडल आरजेडी को उनके साथ करना है। तो सबने अपनी अपनी राजनीति अभी खेली है। मुख्य तौर पर हम ये मानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा उसमें जो समीकरण आएगा वो एक महत्वपूर्ण इशारा होगा। ममता बनर्जी ने अपनी बात दिखला दी कि कांग्रेस लेड जो एक फ्रंट होगा, अब वेस्ट बंगाल में फॉर एग्जांपल कांग्रेस अपना सर नहीं उठाने वाला है, तो सीपीएम ममता बनर्जी के साथ आखिर क्यों हो जाए? तो अलग अलग चुनाव है, अलग अलग समीकरण है। जहां चुनाव है वहां के समीकरण आपको स्पष्ट दिखेंगे, जहां चुनाव नहीं है वहां की राजनीति अलग दिखेगी। और नोटबंदी अगर बुरा है, जो कि मैं मानती हूं कि इसका असर समाज पर, जनता पर बहुत गहरा असर पड़ा है, तो 2018 तक आप देखेंगे कि लामबंद होकर एक नया विपक्ष उभरेगा। लेकिन वो नया विपक्ष की सूरत क्या होगी यह उत्तर प्रदेश के बाद तय होगा। आज क्यों कमिट कर लें जब उत्तर प्रदेश का रिजल्ट ही नहीं आया? बिल्कुल। पूर्णिया साहब, 47वां दिन नोटबंदी को 30 तारीख को, तो बस अब चंद दिन रह गए, रिजल्ट आ जाए जी, उसके बाद फिर चेंज दिखाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्णिया साहब, 47वें दिन पर जाकर ये सब एकजुटता दिखाने की कोशिश या सरकार के खिलाफ लामबंद होने की कोशिश, आपको लगता नहीं बहुत लेट कर दिया? देखिए, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि विपक्ष के जितने भी दल हैं आज नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हैं। जिस तरीके से जो नोटबंदी का मसला उसको इन्होंने किया, जिससे पूरा देश प्रभावित है, खासतौर से गरीब हैं, किसान हैं। बिल्कुल, सही बात समझ सर, बिल्कुल। लेकिन 47 दिन बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं, जब तक वो उसका स्पष्टीकरण नहीं देते, स्वयं स्पष्टीकरण नहीं देते, उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, तब तक कांग्रेस पार्टी इसमें लगी रहेगी, संघर्ष करती रहेगी। करना भी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं 47वें दिन जाके ये कदम थोड़ा लेट नहीं हो गया सर? और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ देने का समय दीजिए विपिन जी थोड़ा, मैं क्योंकि बिल्कुल अंत में है। 1 मिनट आपके लिए, जफर साहब बोल लीजिए, 1 मिनट में बात रख लीजिए। जी, मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी जिनके मुखिया का खुद दामन साफ नहीं है, वो करप्शन के मामले में अगर पाक दामन उनका ना हो तो वो ऐसी बातें करेंगे तो देश की जनता उनको पहले भी नकार चुकी है और फिर नकारेगी। दूसरी बात, जिस तरह का भी वो गठबंधन चाहे करे, लेकिन देश के उनका एकजुट है या अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए कि हमारी लड़ाई है काले धन रखने वालों से, करप्शन वालों से, करने वालों से, और हम इस लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारा एक इनिशिएटिव था जिसमें लोगों को थोड़ी तकलीफ है, उसके लिए हम उनका एक योगदान और उनका कंट्रीब्यूशन समझते हैं कि जो भी उन्होंने किया वो उन्होंने हाथ बटाया प्रधानमंत्री के, इसलिए कि प्रधानमंत्री ने देश के हित में फैसला लिया था। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे उनकी तकलीफ तो बिल्कुल खत्म होने पर आखिरी कगार में। ठीक है जफर साहब, समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। जो करप्ट प्रैक्टिसेस करते थे, जो काला पैसा करने वालों के लिए आगे और बहुत तकलीफ रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है। हम उसी साहस से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समय मेरा समाप्त हो रहा है। जनता का भी यहाँ पर वोट आ गया है। जनता ने अपने विचार भेजे, वो दर्शकों को जरूर बता दें। आपके सामने ट्विटर पोल, क्या अब भी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं इतने बड़े मौके को गंवाने के बाद? तो यहाँ पर हाँ में तो सिर्फ 31% लोग हैं, करीब 70% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये मौका हाथ से गया। विनोद शर्मा जी, आपसे कंक्लूडिंग कमेंट। हालांकि आपने कहा कि थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये बातचीत करना, लेकिन फिर भी एक बड़ा मौका, शायद ये पूरे 5 साल में इस सरकार के इतना बड़ा मौका विपक्ष के हाथ नहीं आता, और जनता भी मान रही कि ये मौका हाथ से जाता रहा।
ये 31% फिगर इंटरेस्टिंग है भट्ट साहब, क्योंकि 31% वोट मिला था बीजेपी को जब उसकी सरकार बन गई थी। तो उसको छोड़े, मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल अलायंस जनता के दबाव में बनती हैं और वो दबाव प्रोग्रेसिवली बनने वाला है। हमारी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगा है जनाब, और उसका जो सिम्टम्स अभी आपको नजर आ रहे हैं वो कुछ दिनों के बाद वो सिम्टम्स ज्यादा आपको वो ग्रेव नजर आएंगे, ज्यादा गंभीर नजर आएंगे, और उस वक्त पता चलेगा जब लोगों को देखिए प्रधानमंत्री ने 2014 के इलेक्शन में लोगों को नौकरी प्रॉमिस की थी, नौकरी प्रॉमिस की थी, और अगर वो नौकरी चली जाती है, मार्केट में नौकरी नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, तो फिर मैं समझता हूं बीजेपी के लिए भारी समस्या हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हो सकती है, और इसलिए बीजेपी को गुरेज करना चाहिए बड़े वादों से और बड़े क्लेम करने से। आज के दिन क्या साइड इफेक्ट आएंगे नोटबंदी के और आगे भी आते रहेंगे, वो तो एक बात हो गई। लेकिन आज जो मुद्दा रहा उसमें ये रहा कि विपक्ष ने एक बड़ा मौका खोया। इस वक्त साथ आ सकते थे, लामबंद हो सकते थे, कई इसके कारक निकल कर आए, कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, कुछ दूसरी मजबूरियां, लेकिन एक बड़ा मौका, और जनता का भी जवाब यही आया। आपका जवाब स्क्रीन पर सामने है कि ये एक बड़ा मौका था, और बहुत कम लोग मानते हैं कि दोबारा एकजुट हो पाएंगी। 70% लोग मानते हैं कि मौका हाथ से जाता रहा, फ्लॉप हो गया ये पूरा शो, जहां पर विपक्ष को एकजुट होकर आना था और नोटबंदी के खिलाफ कहना था। फिलहाल आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।